गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ये न्यू ईयर में पहला क्लास है ये काफ़ी दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, है ना। तो आज से हम लोग रेगुलर क्लासेस लेंगे और रेगुलर वीडियोस भी आएंगे, ठीक है। तो हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। फंडामेंटल राइट्स प्रीवियस क्लास में मैं बताया था आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 किसके बारे में था? आर्टिकल 12 जो था वो स्टेट्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहा था और आर्टिकल 13 जो था जुडिशियल रिव्यू का बता रहा था, ठीक है। इसमें आर्टिकल 13 में ये बोल रहा था कि जो भी लॉस या कानून बने हैं संविधान आने से पहले, वो अगर फंडामेंटल राइट से इनकॉन्सिस्टेंट होता है तो उसको कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14, है ना। फंडामेंटल राइट्स, जो पहला फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें दो चीज है, क्या है? पहला है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो पार्ट में बताऊंगा मैं। पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो पहला तो ये बता दूं, ये जो आर्टिकल है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये सभी के लिए लागू है, ऑल पर्संस के लिए लागू है जो भी भारत में है। भारत में कौन है? आइदर इंडियन सिटीजन्स होंगे या फॉरेनर्स होंगे। तो ये दोनों को राइट्स दिया हुआ है। सिटीजन ऑफ इंडिया को भी राइट दिया हुआ है और फॉरेन सिटीजन्स को भी राइट दिया हुआ। अगर क्वेश्चन पूछेगा आर्टिकल 14 इज एप्लीकेबल टू ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, ओनली टू फॉरेनर्स या बोथ ऑफ, दोनों को एप्लीकेबल है, तो आपको दोनों को एप्लीकेबल टिक करना है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 इज एप्लीकेबल टू बोथ इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। दूसरा चीज क्या है? ये जो होता है इसमें एक ऑल पर्सन जो दिया हुआ है, ये ऑल पर्सन में क्या होता है? ये बस इंसान नहीं होते इसमें बस ह्यूमन बीइंग नहीं आते हैं। इसमें क्या आएगा? आपका लीगल पर्सन। इसका मतलब लीगल पर्सन भी होता है। लीगल पर्सन में क्या आ जाता है? आपका कॉर्पोरेशन आ जाते हैं, जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज वगैरह होते हैं वो भी आ जाता है, उनको भी पर्संस कहलाता है, ठीक है। वो भी पर्संस कहलाता है। तो ये जो है पर्संस में जो इंक्लूड किया होता है, सिटीजन्स होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, प्लस जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज होते हैं, लीगल सोसाइटीज होते हैं, कॉर्पोरेशन होते हैं, वो लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जो पहला आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, दो पार्ट में है ये। और ये इंडियन सिटीजन्स को एप्लीकेबल होता है और फॉरेन सिटीजन्स को भी एप्लीकेबल होता है। और ये ऑल पर्सन्स में ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, प्लस कॉर्पोरेशंस होते हैं, लीगल सोसाइटीज आते हैं, बहुत सारे जो स्टैट्यूटरी बॉडीज भी होते हैं, वो सब भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब समान है, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कॉमन मैन हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, सबके सामने क्या है? सब कानून के सामने इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब समान है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लास, है ना। गरीब धनी, गोरा काला, कोई भी जाति, ये सब कोई मायने नहीं रखता, कानून के आगे सब समान होते हैं। तो यही बोलता है इक्वलिटी मतलब। तो इसका ये इंप्लाइज होता है कि इट इज ये जो इक्वलिटी लॉ है, ये जो कंसेप्ट आया है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहां से लिया गया है? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। अभी कोई क्वेश्चन पूछता है इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां से लाया गया है, इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको क्या टिक करना है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन टिक करना है, ठीक है। और क्या है? ये इट इज ए नेगेटिव कंसेप्ट। नेगेटिव किस लिए है? ये सबको इक्वल मान लिया, चाहे कैसे भी हो, है ना, सबको इक्वल मान लिया, इसीलिए क्या है? ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। और ये कहां से लाया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। और ये इसका तीन इंप्लीकेशंस है। क्या क्या है? एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। इसका मतलब क्या है? किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देता है लॉ, है ना। लॉ अगर सलमान खान को गलती करेगा उसके लिए जो सजा मिलेगा, कोई कॉमन मैन करेगा तो भी उसके लिए सजा वही मिलेगा। वो सलमान खान को अलग से प्रिविलेज नहीं मिलता है ना, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है ना। तो इसलिए ये इसका इंप्लीकेशन ये है, देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देता है। दूसरा क्या है? नो पर्सन इज अबव लॉ, मतलब कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है ना, सब कानून के सामने इक्वल है, ठीक है। और तीसरा क्या है? एवरीवन इज
इक्वली कंट्रोल्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड व्हिच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी कोड ऑफ द लैंड, है ना। सब लोग किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, यहाँ के जो कानून व्यवस्था है उससे कंट्रोल होते हैं। और कानून व्यवस्था कौन एडमिनिस्टर करता है, यहाँ का कोड व्यवस्था, कोड एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, ये इसका 3 इंप्लीकेशन है, समझ में आ गया। पहले तो क्या है, इक्विटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब समान है, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे गोरा हो, काला हो, किसी भी जाति का हो, किसी का धर्म का हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई बहुत बड़ा मतलब कॉमन मैन हो, सब कानून के लिए समान होते हैं। तो ये है कहां से लाया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। और ये क्या है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सबको एक समान मान लिया, है ना। और क्या है, इसका 3 इंप्लीकेशन है। क्या क्या है, ये एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड करता है, कोई भी आदमी कानून से बड़ा नहीं होता है, नो पर्सन इज अबव द लॉ। और सारे लोग जो होते हैं, सारे जितने भी देश के लोग हैं वो या पर्सन्स हैं, वो किससे कंट्रोल होते हैं, वहाँ के जो ऑर्डिनरी लॉ है और द्वारा कंट्रोल होते हैं। और ये जो ऑर्डिनरी लॉ को एडमिनिस्टर कौन करता है, यहाँ का कोड एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, ये हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। और दूसरा पार्ट जो होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब क्या होता है, इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक क्लास में दो बच्चे है ना, एक क्लास में 2 बच्चे, एक बहुत ही टैलेंटेड है ना, ए जो है बहुत टैलेंटेड है, ए और दो बच्चे हैं, है ना, ये बहुत टैलेंटेड है ना, ए बहुत टैलेंटेड है, ये डॉल है बी, है ना। ए बहुत टैलेंटेड है और बी थोड़ा डॉल है। तो आप एक बात बताइए, ए को जो चीज समझने के लिए जितना समय लगेगा, बी को उतना समय, उस चीज को समझने के लिए उतना समय लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि ए बहुत जल्दी समझ जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। बी को थोड़ा कम समय लगेगा क्योंकि वो कम टैलेंटेड है, डल है। अगर ए को समझाने के लिए एक चीज को आधा घंटे में हो जाएगा, तो बी को हो सकता है उसको 2 घंटा लगेगा। ठीक है, अगर हम दोनों को एक ही क्लास में बिठा देंगे और उसको, उन दोनों बच्चों को एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे और उसको हम ये सोचेंगे कि एक क्लास में दोनों समझ जाएंगे, वो हो नहीं सकता, क्योंकि ए ज्यादा टैलेंटेड है और बी कम टैलेंटेड, इसको हो सकता है 2 क्लास लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों अनइक्वल है, शुरू से अनइक्वल है, क्योंकि वो इक्वल है ही नहीं, क्योंकि ये ज्यादा टैलेंटेड है, ये कम टैलेंटेड है। तो एक ही चीज को हम लोग उनको दोनों को अप्लाई करेंगे, सेम चीज को, तो उन दोनों के लिए नाइंसाफी होगा, है ना, होगा ना। तो यही चीज बताता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल कंडीशन में अगर होंगे, अगर दोनों बच्चे इक्वल होते, है ना, दोनों बच्चे इक्वल होते, तो हम लोग एक क्लास में बिठाते और एक ही क्लास में उनको समझा देते, तो दोनों शायद समझ जाते, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता हो। लेकिन सिंस ये अलग अलग है, तो उनको हम लोग अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बोलता है, अगर इक्वल कंडीशन में है तो इक्वली उनको लॉ का प्रोटेक्शन होना है, अगर अलग अलग कंडीशन में है तो उनको अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भले वो अगर इक्वली, वो दोनों इक्वल कंडीशन में 2 लोग हैं, तो उनको भले इक्वली कंडीशन में आपको लॉ अप्लाई करोगे, बट अगर वो दोनों अनइक्वल है तो आप उसको अनइक्वली करना पड़ेगा, आपको इक्वल कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यही होता है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। ये लेकिन कहां से ओरिजिन है, ये यूएसए से ओरिजिन है। कहां से ओरिजिन है, यूएसए से लाया गया है। अगर क्वेश्चन पूछेगा इक्वल प्रोटेक्शन लॉ कहां से लाया गया है, तो आपको टिक करना है यूएसए से लाया गया है। ठीक है, और ये क्या है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। क्यों पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है क्योंकि यहाँ के सबको एक समान कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये फर्क देखा, कौन इक्वल, दो लोगों के बीच फर्क देखा, इसीलिए ये एक पॉजिटिव है, डिफरेंस को समझा इस कंसेप्ट ने, इसलिए ये पॉजिटिव कंसेप्ट। और मान लीजिए एक तो आप एक नॉर्मल केस में देख लेते हैं, एक मतलब नॉर्मल एबल आदमी है और एक अनएबल है, एक का पैर मतलब चल नहीं पाता, और हम लोग बोलेंगे कि दोनों एक साथ दौड़े रेस में, तो वो इक्वल होगा क्या, वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आप इक्वल सर्कमस्टेंसेस आपके उन दोनों के लिए नहीं रहे, क्योंकि एक लंगड़ा है, एक आप अच्छा आदमी है। अगर आप दोनों को रेस दौड़ाओगे तो ऑब्वियसली जो एबल आदमी है वो जीतेगा ही जीतेगा रेस, तो हम बोलेंगे इक्वल दोनों को इक्वल लगना है, तो वो गलत चीज है। तो यही चीज ये समझाता है, आपको इक्वल कंडीशन में इक्वल लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, अगर 2 सेम आदमी हैं, सेम कैपेबल है, अगर उनको रेस दौड़ा रहे हैं
तो वो सही चीज है। लेकिन एक लंगड़े और एक अच्छे आदमी को एक रेस दिलाओगे तो लंगड़े के साथ तो नाइंसाफी हो गया। तो वही चीज को ये इक्वल प्रोटेक्शन लॉ समझाता है, ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन ये है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। अगर दो आदमी इक्वल सर्कमस्टेंसेस में है तो उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और अनइक्वल में है तो आप उसको इक्वल लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। और क्या है? सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पर्संस हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। अगर 10 आदमी किसी सिमिलर सिचुएशन में पड़े हैं तो 10 आदमी के लिए सेम लॉ लागू होगा, अलग अलग लॉ लागू नहीं होगा, क्योंकि वो सब सेम सिचुएशन में सेम टाइप के लोग हैं, ठीक है। ये एक इम्प्लीकेशन है। दूसरा क्या है? द लाइक शुड बी ट्रीटेड ए लाइक। तो ये है आपका 3 इम्प्लीकेशन इसका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, ठीक है। तो इसमें मैं जो बताया था आपको इक्वलिटी फॉर लॉ में ये जो कंसेप्ट आया है कहां से आया है? ब्रिटिश कंसेप्ट है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। लेकिन ये जो कंसेप्ट दिया किसने था पहली बार? इसने दिया था एवी डिसे ने किया था। एवी डिसे ने कंसेप्ट दिया था, वो क्या था? रूल ऑफ लॉ का। क्वेश्चन पूछता है रूल ऑफ लॉ वाज प्रोपोनेंटेड बाय हुम? तो आपको क्या टिक करना है? एवी डिसे, ठीक है। ये एक बहुत बड़े आदमी थे, कहां के? ब्रिटेन के, है ना। एक किताब लिखे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, है ना। तो उसमें ये कंसेप्ट द रूल ऑफ लॉ, इसमें 3 मेन चीज ये बोलते थे। नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। कोई भी आदमी को तब तक पनिश नहीं कर सकते जब तक वो कानून को तोड़ेगा। आप कानून तोड़ोगे तो आपको पनिश होगा, ठीक है। दूसरा था इक्वालिटी फॉर लॉ, और दूसरा था इंडिविजुअल राइट्स आर सोर्सेस कोर्ट ऑफ लॉ। ये अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में, ठीक है। ये दोनों है, क्योंकि जब तक कोई कानून नहीं तोड़ेगा आपको सजा नहीं दे सकते। और दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये जो मैं बता दी, ठीक है। तो अभी क्या है? 2 चीज है, इक्वालिटी फॉर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? समझ में क्या डिफरेंस है? इक्वालिटी फॉर क्या है? ब्रिटिश ओरिजिन है। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ यूएसए ओरिजिन है। ये नेगेटिव कंसेप्ट है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक है। ये क्या करता है? सबको समान देखता है। ये इक्वल को इक्वल देखता है, अनइक्वल और इक्वल के बीच में अलग अलग लॉ एप्लीकेबल है। सेम को सेम लॉ, अनइक्वल को अनइक्वल लॉ। तो ये क्या है? पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 14। लेकिन आर्टिकल 14 में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? मैं ये बता था इक्वालिटी फॉर लॉ, सारे लोग कानून के सामने समान है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अंडर आर्टिकल 361 में क्या है? जो अपना प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है वो इम्यून है ये आर्टिकल 14 से। जब तक क्या क्या इम्यूनिटी उनको मिला है, जैसे कि आपको अभी मतलब अपने कार्यकाल में, और वो अपने कार्यकाल में रहते हुए कोई भी काम करते हैं, है ना, अंडर हिज टर्म, है ना। तो वो कार्यकाल रहते हुए जो कोई भी काम करते हैं दे आर नॉट एंसरेबल टू एनी कोर्ट, है ना। कोई कोर्ट को एंसरेबल नहीं है उनके काम करने का, है ना। कोई काम कर दिया आप उसको कोई कोर्ट में जाके एंसरेबल नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है? अगर अपने कार्यकाल में उनको उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चालू हो सकता किसी भी कोर्ट में, ठीक है। और क्या है? सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चालू हो सकता है किसी भी कोर्ट में। और क्या है? चौथा क्या है? उनको इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग देयर टर्म, ठीक है। तो ये 4 उनको इम्यूनिटी मिला है अंडर आर्टिकल 361, किस किस को? प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 14 समझ में आ गया। आर्टिकल 14 क्या है? इट इज अ राइट टू इक्वालिटी फॉर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 15, ठीक है। थैंक यू।